और आज जो प्रतिभा स्कॉलरशिप ले रही है, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। वैसे तो रूमा जी के नाम से सभी परिचित और शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने रूमा जी का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम मौके होते हैं जब भारत सरकार द्वारा कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है। भारत सरकार के स्टूडियो द्वारा रूमा देवी की प्रति एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है, जिसका देश विदेश में आज प्रदर्शन हो रहा है और उसके माध्यम से रूमा देवी की कला देश विदेश में प्रेम को प्राप्त कर रही है। जी बिल्कुल, इसी डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन हम एलईडी की स्क्रीन पर करने जा रहे हैं। आप देखिएगा ये डॉक्यूमेंट्री। पश्चिमी राजस्थान का एक जिला बाड़मेर, जहां मीलों दूर दूर तक फैले हैं रेतीले टीले और उनके बीच चिलचिलाती धूप में नहाती ये छोटी छोटी ढाणी, जहां महिलाओं की पूरी जिंदगी चूल्हे चौके और पानी की व्यवस्था में ही बीत जाती है। और उस पर ऐसी सामाजिक मर्यादा कि महिलाओं के लिए घर की चार दीवारी भांगने पर भी पाबंदी और सबसे बढ़कर पर्दा प्रथा, जो दुनिया को और भी सीमित कर रही है। लेकिन ऐसे परिदृश्य में जब कोई महिला अपने अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए, समाज के नव उत्थान के लिए और एक नवीन धारा को आकार देने के लिए प्रयास करने का ठान लेती है, तो इतिहास रचती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बाड़मेर के इस छोटे से गांव रावतसर के इस घर में जन्मी रूमा देवी, जिन्होंने ग्रामीण जीवन से अपनी प्रगति के विविध सोपान तय करते हुए अपनी अभिनव यात्रा की शुरुआत की। और आज जहां एक तरफ न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश की नारी जाति की गरिमा और उसके अभिनव आयामों का पर्याय बन रही है, वहीं विश्व भर के फैशन जगत में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। पर रूमा देवी की ये यात्रा कम चुनौतीपूर्ण नहीं थी। अक्सर मैं इन्हीं खड़े होकर इन दोनों को देखती रहती हूँ, क्योंकि इन्हीं दोनों में मेरा बचपन गुजरा है और इसी आंगन में मैंने बोलना और चलना सीखा है। 1988 में गरीब किसान परिवार में जन्मी रूमा देवी जब केवल 4 वर्ष की थी, तब इनकी मां का देहांत हो गया। तब दादी और ताई ने इन्हें संभाला। लोक परंपराओं और परिपाटी के अनुरूप अभावों और गरीबी में रूमा देवी का जीवन आगे बढ़ने लगा। मैं स्कूल जाती थी मेरी सहेलियों के साथ में, वापस घर आती तो मेरे दादा ताई जी होते थे, उनके सबकी मम्मी सामने आके देखती थी, बोलती थी बेटा खाना खा लो। तो मुझे भी लगता था कि मेरी मम्मी भी होती थी, मुझे भी बोलती है। तो इसी तरीके से मैं जब घर आती तो घर का काम करती, फिर पानी की यहाँ पे बहुत दिक्कत थी और पशुपालन का काम भी करती थी। ये पीछे लोग लाना, पेड़ बकरियों को चलाने जाना, और दाऊ जी के साथ में मैं खेती का काम करने के लिए भी जाती थी। दाऊ जी मना करते थे, बेटा तेरे से नहीं होगा। बाकी
यहाँ पे जो हमारे बच्चे रहे हैं तो मेरी ताई जी दादी ये हर जाते थे तो उनके साथ में रहते हैं रूमा अक्सर दादी के पास जाकर बैठ जाती और उसकी उंगलियों को सुई के साथ कई घुमावदार मोड़ देती हुई गुदड़ी पर सुंदर कलाकारी करते देखती है। उसे रंग बिरंगे कपड़ों को आपस में जुड़ते हुए अच्छा लगता। माँ मैं जो काम करूँ वो ज़्यादा मैंने बनाऊँ है हम समझाएंगे तो बेहतर हाँ मैं को बेहतर कोई चाहिए नहीं है भाई दादी हमेशा मना करती कि सुई लग जाएगी वो निकल जाएगा लेकिन जब भी दर्द तोड़ जाती मैं पीछे से बैठ जाती लेके सुई धागे से व्यस्त खड़ी स्त्री की माँ को जब कभी सुई चुकी जाती वो दर्द से कड़ा के रोते रोते भी कसीदाकारी नहीं छोड़ती। यहाँ पे बैलगाड़ी ऊँट गाड़ी तो होती थी लेकिन कार ऐसी गाड़ी हमने कभी देखी नहीं थी। कभी दूर से रोड पे कार जाती थी तो हम दौड़े से करके देखते थे कि वहाँ से गाड़ी जा रही है। आज जब स्कूल में पढ़ाई हुई बाद में स्कूल छूट गई थी। यहाँ वजह से एजुकेशन की बड़ी प्रॉब्लम थी। बच्चे का मतलब प्रकार की पढ़ने में कमियाँ हो सकती है लेकिन बड़ा प्रयास है तो स्कूल दूर थी और पहले पढ़ने में व्यवस्था नहीं थी तो उसकी वजह से हम पूरी पढ़ाई करवा सके। इसी करके मैं तो छोटा सा घर में बाहर रहता था और भगवान को अनपढ़ थे तो भगवान काम में हाथ करते थे। ताऊ जी जो काम करते ताऊ जी के साथ साथ में जाती थी। ताऊ जी बहुत अच्छे से करते थे। जब ताऊ जी सोते थे तो मैं बैलगाड़ी लेके पानी लाने भी चली जाती थी और इसका काम भी कर लेती थी। इस तरीके से जब मैं पानी लाने का काम करती तो किसी और के घर में भी पानी दे देती उससे 2-4 रुपये भी मिल जाते। इस तरीके से बचपन गुजरा लेकिन जब मैं 17 साल की थी तो शादी हो गई। शादी से पहले भी मैं बैलगाड़ी से पानी ला के ये इलाका में पूरा भरा था और शादी में दूसरी जगह से पानी नहीं लाना पड़ा। रूमा की शादी बुढ़ा मालानी गांव के टीकू राम जी से कराई। शादी करके इसी घर में आई थी और घर का काम करना पशुपालन का काम करना। पशुपालन के लिए हम यहाँ पे जो खजूरी का पेड़ है उसके ऊपर जाके उनके पत्ते लाने को डालते थे। ससुराल पक्ष की आर्थिक स्थिति भी कोई अच्छी नहीं थी तब बेहतर काम की तलाश में और नए रोजगार के सपने लिए पूरा परिवार दूर से दूर टीकू राम जी के पिता मोहब्बत राम जी के पास आकर रहने लगा जो बाड़मेर में मामूली सी नौकरी करते थे और यहीं की छोटी सी बस्ती बलदेव नगर के छोटे से घर में रहते थे। हमारा काम नहीं था इधर में नौकरी करते हैं छोटे से तो घर में और कोई कमाने वाला चाहिए नहीं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था 5 से 5 साल और मैंने हमारा बच्चा हुआ था 1.5 साल के बाद में। पर घर में पैसे की कमी के चलते गर्भावस्था में सही आहार न मिलने के कारण बच्चा कमजोर हो गया। उसको भी अच्छी मेडिसिन नहीं मिला पाए तो उसको नहीं बचा पाए थे। बच्चे की मौत ने रूमा को बदल कर प्रसव पीड़ा से ज्यादा धनाभाव दर्द और उसकी वजह से अपना बच्चा होने का दर्द उन्हें बेचैन किए जा रहा था। तो उस टाइम फिर मैंने मेरे हस्बैंड से बात की कि अपन ऐसे कैसे जिंदगी जिएंगे कुछ तो ऐसा काम करें जिससे अपने पास में आमदनी हो। तो वो तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे तो उनको ज़्यादा तो समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा लेकिन मुझे तो किसी का काम आता है बाकी आप देख लो। पति टीकू राम जी का जवाब सुनकर रूमा सोच में पड़ गई कि क्या किया जाए। तभी वैचारिक उथल पुथल के बीच एकाएक उन्हें विचार आया कि अपनी दादी से सीखे हुनर यानी कसीदाकारी से वो अवश्य कुछ न कुछ पैसे कमा सकती है। पर यह काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलना
लेकिन ससुराल में तो घूंघट से बाहर झांकने तक की इजाजत न थी। फिर घर से बाहर निकलना तो दूर की बात है। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने कुछ करने की ठान ली और एक नए विश्वास और हिम्मत के साथ और लोगों की परवाह किए बगैर घर के बाहर कदम रखा और चल पड़े अपने जीवन की नगर को एक नई दिशा देने की। रूमा देवी को घर से बाहर आते जाते देखकर उनके घर वालों की प्रश्न पूछने की निगाह में जाहिरा तौर पर न पूछने वाले कई सारे सवाल तो थे। हमारे घर तो क्या है, वो घूंघट पड़ रहा है, तो मेरे को भी ऐसा लगता था कि लोग क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, घर से बाहर जाएंगे तो कोई कुछ बोलेंगे। पर जब यही सवालिया निगाहें हाथों में मेहनत की कमाई देख ली तो खुद ब खुद झुकने लगी। शुरुआत में रूमा ने घर पर रहकर ही काम करना शुरू किया। दलाल से कपड़े लेती और भरत भरकर वापस देती, जिससे कपड़े के हिसाब से प्रति कपड़ा 3 रुपए मिले। लेकिन इसके लिए रूमा ने अपने घर परिवार से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया। घर का सारा काम करने के बाद बिना थके रूमा कशीदाकारी का काम करने में लग जाती। जब मैंने काम के बारे में सोचा, काम करने के बारे में सोचा तो घर में कुछ इश्यूज हो गए थे। तभी हमने सोचा कि क्यों ना अलग कुछ रियायत के लिए हम वहाँ से काम शुरुआत कर सकते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे आके ये घर किराए पे लिया और यहाँ पे ये छोटा पड़ रहा था तो काम नहीं बैठा, फिर हम दूसरे घर में शिफ्ट हुए। मैंने काम की शुरुआत इसकी वैसे की थी और सबसे पहले जो मैंने बैग बनाया था ये बैग है। कशीदाकारी का काम तो कर लिया, लेकिन जो स्टिचिंग का काम था वो मशीन से हो रहा था और वो मशीन मेरे पास थी नहीं और ना मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। तो फिर मैंने सोचा कि अकेले तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन और भी जो बहनें हैं अड़ोस पड़ोस की उनको भी तो मेरी जैसी तकलीफ होती होगी और उनसे बात करती होंगी, क्योंकि अगर साथ में आ जाए तो हम मिल के काम कर सकते हैं। तो मैं फिर उसकी बहनों से बात की है। तो पढ़ना था तो करने का था, वो आप पढ़ना था तो आप पढ़ना नहीं है, अगर उसको नहीं है तो काम मेरा कोई तो मजा आ रही है इसको देखते हो और उनको बोला कि मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, अगर अपन साथ में मिलकर करेंगे तो शायद कुछ हो पाएगा। हमें जाना है वहाँ भी अगर संदेश के बने तो मैं तो तो फिर हमने 10 महीना में मिलकर SSG बनाया DCO के नाम से और फिर हमने काम शुरू किया और 100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी तो उसे किसी ने काम। इस तरह इस ग्रुप ने कशीदाकारी के साथ साथ बैग और थैलियां भी बनानी शुरू कर दी। बैग तो बन रहे थे पर बेचने के लिए उन्हें बाजार में किसी व्यापारी तक पहुंचाने की जरूरत थी। फिर क्या, रूमा देवी अपनी सहेलियों के साथ बैग लेकर बाजार गई। नहीं, पहले हमने किसी और को पूछा था जो मार्केट में काम करते हैं दुकानदार, उनको बोला उन्होंने बोला और तो कहना अकाउंटेंट होगी, मैं तो बोल रहा हूँ ठंडा तो फिर हम दूसरे दुकानदार के पास गए। काय कर दोगे? 15 रुपये 15 रुपये 7 रुपये देगा। ठीक है तो आप 7 रुपये चलो, ये 5, ये 6 और ये 7 रुपये, ठीक है? मैं